हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो जो हमारा डिस्कशन चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, उसमें हम 3 स्टेज पूरी कर चुके हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 0 में हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर विथ मिड एक्सरसाइज, देन लेवल 1 में उसकी लास्ट एक्सरसाइज, और लेवल 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स की स्टडी करते हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी जिनको कवर नहीं करता है अब लेटेस्ट वॉल्यूम। अब जो एनसीईआरटी का नया वॉल्यूम आया है उसमें जो टॉपिक नहीं है उनको हमने लेवल 2 में पढ़ा। आज हम थर्ड लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं अपनी नोटबुक आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए। तो थर्ड लेवल में हम क्विक रिकैप करते हैं, यानी अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। तो एक बार बहुत तेजी से जो पिछले 7-8 क्लास में मैंने पढ़ाया उसको बहुत तेज एक रिकॉलिंग दे रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा क्या क्या हमने पढ़ा, उसका एक हम रिकैप बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस के आगे की। 11th में जो रिलेशन एंड फंक्शन हमने पढ़ा उससे आगे का ये है। अब इसमें क्या क्या हमको एड ऑन करना है। सबसे पहले हमने 12th के रिलेशन एंड फंक्शन में एक इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो बच्चे रिवीजन करेंगे वो एक बार चेकलिस्ट बना ले। ये मैं चेकलिस्ट टाइप बना रहा हूं ताकि आप चेक कर सके कि क्या क्या हमने पढ़ा था, कितने टॉपिक हैं जो आपको। तो सबसे पहली चीज हमने रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ 12th क्लास में जो पहला टॉपिक पढ़ा वो था इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर हमने 3 रिलेशन के बिहेवियर को चेक किया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 टॉपिक हमने पूरे किए इसके अंदर, है ना। आप लोगों ने सब पढ़ा है, ध्यान से आप देख सकते हैं। पिछली सारी क्लासेस का जो निचोड़ है आज वो बताऊंगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हमने 3 उसके फीचर्स डिस्कस किए। हमने जानने की कोशिश की कि ये तीनों फीचर्स जब सेटिस्फाई होते हैं तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। क्या थे ये फीचर वो भी सुन लीजिए। कोई रिलेशन जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, मान लीजिए एफ एक रिलेशन के रूप में मैंने डिफाइन किया, और मान लीजिए इसमें वो एलिमेंट या आर, मान लीजिए आर एक रिलेशन है और कोई एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है ना, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस रिलेशन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं किसी सेट x से y तक, ध्यान दें x से y तक अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, तो मेरे x डोमेन में बैठे हर एलिमेंट में ये फीचर होना चाहिए कि वो इस रूल को सेटिस्फाई कर सके, जिसको हम रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। अब एक काम करता हूं, इसको बिल्कुल रियल क्वेश्चन ही बना देता हूं। मान लीजिए हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एफ नाम से रिलेशन को ही डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन कर रहे हैं। रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 2 एलिमेंट हम रियल नंबर के ऑपरेट कराएंगे और हमको आउटकम भी एक रियल नंबर चाहिए, ठीक है ना। एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर लिया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के रूप में हमने क्या फीचर पढ़ा था उसको सुने। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग कर रहा है, या चलिए ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ये तो हम जब फंक्शन डिस्कशन करेंगे उस समय बना लेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको रिफ्लेक्सिव और सिंपल वे में बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपने बोला कि एक एलिमेंट पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन आर को, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहली बात रिलेशन में क्या है कि अगर रिलेशन का डोमेन x है और कोडोमेन सपोज y है मान लेते हैं, तो डोमेन के हर एलिमेंट, मान लीजिए डोमेन में आपके एलिमेंट है 1 2 3 4, फिलहाल इसको समझिए। तो जितने भी एलिमेंट डोमेन में है इन सब को अपने आप से कनेक्टिव बन, अगर डोमेन के सारे एलिमेंट अपने आप से ही कनेक्ट हो जाते हैं तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव मान। तो आमतौर पर जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट, ताकि डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या हम मैच जब कराएं तो वो मिल सके। तो मान लीजिए आर एक रिलेशन है जो एक्स के एलिमेंट को वाई के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है। तो 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट अगर आपके डोमेन में है, मान लीजिए डोमेन में है, तो रिलेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि 1 को आप 1 से कनेक्ट कर सके, यानी 1 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग टू भी आर होना चाहिए, 3 3 बिलोंग टू आर, 4 4 बिलोंग टू आर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y जो सेट है वो भी 1, ठीक है ना। y को भी मैं x लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपने रिलेशन x से x डिफाइन किया, तो 1 2 3 4 अगर डोमेन में है तो 1 1 बिलोंग करे आर को, 2 2 बिलोंग करे, 3 3 बिलोंग करे और 4 4 बिलोंग करे। तो जब ये सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे आपके रिलेशन को, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाए, ठीक है। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था सुनिए। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड 4 4 बिलोंग, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक बार फिर से वापस थोड़ा पीछे से आए। जैसे हमने सबसे पहले जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के रूप, है ना। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था हमने, सेट को आपस में कंबाइन करा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के रूप में रिलेशन डिफाइन किया था। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो रिलेशन के पास भी इस तरह के पेयर ऑफ एलिमेंट ही हो, ठीक है। बस रिलेशन का रेस्ट्रिक्शन इतना है, रिलेशन जो है, जब आप रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में डोमेन का कोई एलिमेंट लीव हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि डोमेन के हर एलिमेंट को इमेज बनानी पड़े। रिलेशन और फंक्शन का एक क्लियर कट डिफरेंस होता है। तो पहली सीढ़ी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप डोमेन और कोडोमेन के सारे पेयर कंसीडर करते हैं।
है ना। जब आप डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन जब आप करते हैं तो x क्रॉस x के रूप में करते हैं और आप रिलेशन को उसका सबसेट मानते हैं। तो R इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम x टू x, ठीक है। तो 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, 4 4 बिलोंग्स टू R। ये चार बातें करके आपने इसको रिफ्लेक्सिव कर दिया। ये रिलेशन के एक स्पेसिफिक फीचर की बात चल रही है, ये उसी रिलेशन की बात चल रही है जो हमने 11th के डिस्कशन में पढ़ा। 11th में हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके सबसेट के रूप में रिलेशन पढ़ा और रिलेशन पर कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा के फंक्शन पढ़ा। ये तीन स्टेज थी हमारी। उसी रिलेशन के फीचर की बात चल रही है। उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाए, अब डिस्कशन इस बात पे चल रहा है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं किसी सेट x में, r ऑन r, माना r मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ऑन x, इसको मैं बदल के वैसी लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, r इज डिफाइंड ऑन, ठीक है ना। आर एक्स के ऊपर डिफाइन किया गया है और आर को कौन बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई, जो पेयर बिलोंग कर रहा है वो एक्स के ऊपर। तो आर रिलेशन को एक्स के ऊपर डिफाइन किया है। आर रिलेशन में जब आप एलिमेंट चुनेंगे तो एक्स के एलिमेंट को ही आप पहले एलिमेंट के रूप में भी चुनेंगे और दूसरे एलिमेंट के चुनेंगे, दोनों पे। ये रूल होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वो दो सेट के एलिमेंट को पेयर के रूप में लेके बनता है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो आप सिंबल क्या बनाते हैं, ए क्रॉस, यानी आप पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से। ठीक ऐसे ही रिलेशन जो है, अगर इसका सबसेट है, अगर हर रिलेशन को मैं इसका सबसेट मानता हूं तो फिर इसका मतलब ये है कि रिलेशन में भी पेयर्स ही बिलोंग करेंगे। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो डोमेन के हर एलिमेंट के साथ इस तरीके की कनेक्टिविटी बना पा रहा है या हर एलिमेंट को उससे ही कनेक्ट कर पा रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, दूसरी कंडीशन सुने, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो फिर वो इस फीचर को फॉलो करेगा। अगर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, सुने कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो ये इंप्लाई करेगा कि b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा r, ठीक। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने पढ़ा था कि अगर a भी बिलोंग करेगा r को, bc बिलोंग करेगा r को, तो डायरेक्ट ac को भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। आमतौर पर जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो हम एक सबसे पहले एक डोमेन सेट करते हैं कि किस सेट के ऊपर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे यहाँ पर हमने x के ऊपर डिफाइन है ना, हमने x के ऊपर उसको डिफाइन किया। अब यहाँ पर मैंने डोमेन और कोडोमेन दोनों को x ले लिया। चलिए, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर अपने आप से कनेक्ट हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो ab बिलोंग्स टू r होगा तो ba बिलोंग्स टू r होगा, और अगर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो ab और bc के बिलोंग करने पर ac भी r को बिलोंग। तो सबसे पहली चीज जो हमने 12th के रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ी है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, कि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस कैसे बनाया जाए। जबकि 11th में हमारा टॉपिक क्या था, एक बार समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट को आपस में क्रॉस कर। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का मतलब ये समझ सकते हैं सेट ही है जिसमें एक ए और एक बी को लेकर के दोनों के एलिमेंट की पेयरिंग रखी जाती है। यानी जब हम कहते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब होता है एक्स इज पिक्ड फ्रॉम ए एंड वाई इज फ्रॉम, है ना। तो इस तरह से हम पेयर बना के ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी के सबसेट के रूप में रिलेशन डिफाइन हुआ है, तो जाहिर सी बात है रिलेशन भी पेयर्स को रखेगा। अब जब पेयर्स को रखता है तो उसका मतलब यही होता है कि एक एलिमेंट डोमेन का उठेगा, एक कोडोमेन का उठेगा और आपस में उनके कनेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बेस पे इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहला टॉपिक था हमारा। दूसरा टॉपिक जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सेकंड टॉपिक के रूप में हमने पढ़ा इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद अगली एक्सरसाइज हमारी आई थी टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस, फटाफट पूरी बात एक बार बता के चलता हूं। पहला था रिलेशन पे बेस्ड टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन, जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। ये मैं केवल एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, तेजी से बता रहा हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हम जान चुके हैं इस चैप्टर में। दूसरा टॉपिक था टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस में एक कैटेगरी हमने पढ़ी वन वन और मैनी वन फंक्शन, वन वन और मैनी वन, और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी इनटू और ऑनटू, इनटू एंड ऑनटू। एक हमने पढ़ा वन वन एंड मैनी वन और एक पढ़ा इनटू और एंड ऑनटू। चार रिलेशन के बारे में पढ़ा, मतलब फंक्शन के बारे में पढ़ा। इनटू और ऑनटू में से हर फंक्शन किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है और वन वन और मैनी वन में से भी फंक्शन किसी एक कैटेगरी को बिलोंग। तो कोई भी फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा, कोई भी फंक्शन इनटू होगा या ऑन, मतलब इनटू ऑन टू में से भी एक फीचर उसमें होगा, वन वन मैनी वन में से भी एक फीचर। तो टाइप ऑफ फंक्शन में ये सारी चीजें आ गई। अगले केस में आइए, टाइप ऑफ फंक्शन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइप ऑफ फंक्शन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ने के बाद तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अगर मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर की बात करूं तो एनसीईआरटी में तो सीधे इसके बाद आ गया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस का ही नंबर आ गया था सीधे। आई थिंक 3 ही एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में, और कंपोजिट फंक्शंस के बाद दूसरी चीज आ गई थी इन्वर्टेबल फंक्शन। बाकी चीजें मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बना के अलग से पढ़ाई है,
तो उसी ऑर्डर में बता देता हूँ जिस ऑर्डर में क्लासेस लगाई है मैंने। कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन में हमने सीखा कि किस तरह एक फंक्शन पे दूसरे फंक्शन को अटैच करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा था कि अगर कोई फंक्शन f x से y को कनेक्ट कर रहा है और कोई फंक्शन g y को z से कनेक्ट कर रहा है, तो गॉफ नाम से जो फंक्शन बनेगा वो डायरेक्ट x की कनेक्टिविटी z से, यानी दो फंक्शन को कंपोज करके हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट सेट को मिलाने वाला एक फंक्शन बना। अगर एक f फंक्शन है x से y तक और g फंक्शन है y से z तक, तो गॉफ जो होगा वो सीधे x से z। एक बात मैंने और बताई थी कि हर केस में गॉफ है तो फॉग भी हो, ये जरूरी। गॉफ के साथ फॉग भी एग्जिस्ट करे, इसके लिए जरूरी होता है कि आप फंक्शन को सेम सेट के ऊपर ले, ताकि हम किसी भी ऑर्डर में इसको उठाएं, हमारे डोमेन और कोडोमेन। अब इसमें आप गॉफ करिए फॉग करिए, कोई इसमें गॉफ एंड फॉग बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि आपका पहला सेट भी एक्स है, दूसरा भी एक्स है, तीसरा भी एक्स है, तो एलिमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इन्वर्टेबल फंक्शंस। तो इन्वर्टेबल फंक्शन में सबसे मेन फोकस रखने लायक बात क्या बताई थी, उस पर हमेशा फोकस रखें कि जो फंक्शन 1 ऑन 2 होते हैं वही इन्वर्ट। ये बात मैंने क्यों कही, एक बार फिर याद दिला देता हूं। अगर फंक्शन 1 नहीं होगा तो एक एलिमेंट की दो एलिमेंट की एक इमेज बना लेगा। अगर माना कोई फंक्शन मैनी 1 है तो वो दो एलिमेंट की एक इमेज बना लेगा, और जब आप इस फंक्शन को इनवर्स करके डोमेन कोडोमेन का रोल चेंज करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, नॉट इन्वर्ट। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो मैनी 1 है वो कभी इन्वर्टेबल नहीं, और जो फंक्शन इनटू होता है उसके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है साहब। इनटू जो होता है उसके कोडोमेन में एक आधा एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है। अब माना इन तीनों ने कनेक्टिविटी बना ली, एक बच गया, इसको किससे कनेक्ट करो? तो अभी तो ठीक है, अभी तो आप ये बोल लोगे कि भाई ये इनटू फंक्शन है, लेकिन जब इसको इन्वर्स करोगे तो ये डोमेन में खाली रह जाएगा, और आप जानते हैं फंक्शन के डोमेन में एलिमेंट खाली नहीं रहा करता, इसीलिए ये भी नॉट इन्वर्टेबल कैटेगरी में आ जाए। ये सब मैंने बताया है डिटेल में। तो 1 और मैनी 1, इनटू और ऑन टू, इसका ध्यान दें, और साथ में ये भी सीखें कि इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए किसी फंक्शन का 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वही इन्वर्ट। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्ट। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हर बाइजेक्टिव फंक्शन, वैसे हर बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल हो ही जाएगा, क्योंकि अगर वो 1 ऑन टू फीचर दिखा रहा है तो फिर इन्वर्टेबल बनना ही है। अगर डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से ही जुड़ रहा है, ना डोमेन में तो कोई बच ही नहीं सकता, कोडोमेन में भी कोई नहीं बच रहा, तो उसको जब चाहे आप इन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके सारे अपोजिट पेयर, रिवर्स पेयर अवेलेबल। तो मैंने ये जो लिखा है स्पष्ट है ये कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल एंड ऑल द इन्वर्टेबल फंक्शंस आर बाइजेक्टिव। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन नहीं, ये दोनों तरफ चलती है। मतलब इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप ये वाइस वर्सा कह सकते हैं कि हर बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, हर इन्वर्टेबल फंक्शन बाइजेक्टिव है ना। मतलब ये बाइजेक्टिव अगर कोई फंक्शन है तो इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल है तो बाइजेक्टिव। तो इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि जब हम मेंस के क्वेश्चंस में जाएंगे हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल ना हो, तो उसके बाइजेक्टिव बिहेवियर के बेस पे ही हम उसको इन्वर्टेबल जस्टिफाई कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है फंक्शन इतना टफ होता है कि वो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसके बाइजेक्टिव नेचर के बेस पे ही अपील करते हैं कि साहब ये बाइजेक्टिव है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इन्वर्ट। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी के टॉपिक कंप्लीट हो गए, मुझे याद है यहाँ पर एनसीईआरटी के टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद जो टॉपिक मैंने इसमें और जोड़े थे उनका ब्यौरा लीजिए फटाफट। इसके बाद हमने कुछ बातों के बारे में और पढ़ा था, जैसे सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि कुछ फंक्शन इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं, कुछ नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। इस चीज को भी ध्यान से रिवाइज करिएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड भी होते हैं कुछ। हर फंक्शन इवन ऑड हो ही जरूर। कंडीशन आपको याद ही होगी कि जो फंक्शन f माइनस एक्स को एफ एक्स ही बना देते हैं वो इवन फंक्शन है, और जो फंक्शन f माइनस एक्स को सॉल्व करने पर माइनस एफ एक्स दे देते हैं वो ऑड। बाकी जो इन दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं करते वो आपके नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक, इवन ऑड बताया था। अच्छा, इवन ऑड के बाद मैंने बताया था आपको एक और टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हमारी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। एंड पीरियड, कोई फंक्शन पीरियडिक कब होता है, तो बताया था मैंने कि अगर कोई फंक्शन f ऐसा है कि वो x प्लस p को सॉल्व करने पर fx के बराबर वैल्यू दे रहा है, देन p इज पीरियड एंड फंक्शन इज कॉल्ड पीरियड। ऐसे केस में फंक्शन को पीरियोडिक कहा। तो पीरियोडिक फंक्शन वो है जो fx प्लस p बराबर fx की कंडीशन देता है, और एनी p बिलोंग्स टू रियल। कोई ना कोई रियल नंबर ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था इसके बाद आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में आइडिया दिया था कि आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल फंक्शंस, दो फंक्शन आइडेंटिकल कब कहलाते हैं, तो इस पर मैंने क्या व्यू दिया था, एक बार फिर से जल्दी से सुन लें कि दो फंक्शन f और g आइडेंटिकल तब हैं जब उनके डोमेन और कोडोमेन आर ऑल्सो सेम। डोमेन एंड कोडोमेन तो चलो जो भी है, रेंज आर सेम। डोमेन एंड रेंज शुड बी, ठीक है ना। तो और बाकी फंक्शन बराबर तो होना ही चाहिए,
मतलब ऐसे होने चाहिए कि दोनों आउटकम एक जैसे। अगर कोई x, y बिलोंग कर रहा है f को, तो देन x, y शुड बी ए मेंबर ऑफ g। ये तो होना ही चाहिए। साथ में डोमेन और रेंज की बराबरी भी जरूरी है, इनको भी। तब हम कहते हैं कि फंक्शन आइडेंटिकल। अगर x, y f को बिलोंग करने पर x, y g को बिलोंग करने की कंडीशन फॉलो हो भी जाए, लेकिन डोमेन या रेंज में कोई मैच नहीं कर रहा, तो फिर फंक्शन आइडेंटिकल नहीं। तो चलिए, आइडेंटिकल फंक्शन की भी बात हमने कर ली। इसके बाद मैंने आपको आइडेंटिकल फंक्शन के बाद बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में बताया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ टॉपिक में 12-13 ग्राफ के बारे में सिखाया था। तो उसको आप लोग जो पढ़ाया था पिछली 2-3 क्लास में, उसमें देख लें, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। 1 बाय 1 आप सारे ग्राफ, उसमें मेनली मैंने मॉड जब आ जाता है तो उसके बाद ग्राफ में जो चेंजेस आते हैं उस पर फोकस किया था कि मॉड आने के बाद ग्राफ के नेचर में क्या क्या चेंज। और अंतिम टॉपिक जो कल पढ़ाया था वो है बाइनरी ऑफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स देखिएगा जरा सा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले सारे ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन, जो कल, ठीक है ना। अब इस पूरी कहानी का एक निचोड़ लीजिए। जो 11th के रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर 12th के रिलेशन एंड फंक्शन तक पूरी कहानी है, उसका निचोड़ क्या है एक बार उसको समझिए। थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने रिलेशन एंड फंक्शन नाम से सेट थ्योरी को पढ़ा, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से भी पहले। सेट क्या है? एलिमेंट का पैकेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट रहते। देन आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर को हमेशा याद रखा करो, किस ऑर्डर में आप आगे बढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने क्या सीखा कि अगर दो सेट है, एक ए है एक बी है, तो ए और बी के एलिमेंट को उठा उठा के पेयरिंग कर, है ना। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कौन करता है? जैसे मान लो ए सेट में है ए बी सी और बी सेट में है पी क्यू आर, तो ए का पी के साथ पेयर, ए का क्यू के साथ पेयर, ए का आर के साथ पेयर, ऑल दीज मेंबर्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस। ये सब ए क्रॉस बी के मेंबर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर बिलोंग करते हैं, जिनमें से पहला एलिमेंट ए से उठता है और दूसरा बी से। पहले सेट पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हमने। तीसरे टॉपिक के रूप में हमने फिर इसके बाद रिलेशंस के बारे में पढ़ा। रिलेशंस क्या थे इसको सुनिए। रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा? रिलेशन में हमने ये पढ़ा कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही है, लेकिन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट पॉसिबल, हर सबसेट एक रिलेशन। तो हमने पढ़ा कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ए क्रॉस बी का सब। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी। चौथी चीज रिलेशन के, जब हमने रिलेशन डिफाइन किया तो हमने रिलेशन के लिए भी इसी तरीके के एक्सप्रेशन लिखे। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम उसका सिंबल ए क्रॉस बी रखते हैं। और रिलेशन भी इसी तरीके का। ए क्रॉस बी का मतलब डोमेन से एलिमेंट उठाया, कोडोमेन पे इमेज जानी चाहिए, और जो पेयर बनेंगे वो पेयर कार्टेशियन के वे में भी लिखे जा सकते हैं। अब कार्टेशियन तो साहब क्या है, उसको कोई रिलेशन नहीं चाहिए, वो तो डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन के हर एलिमेंट से जोड़ना जानता है। वो तो ए को पी से, ए को क्यू से, ए को आर से, बी पी, बी क्यू, बी आर, सी पी, सी क्यू, सी आर सब जोड़ देगा। लेकिन रिलेशन जो है वो एक एलिमेंट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कोई नियम बताता है। जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है। माना ए में बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बी में छोटे बच्चे बैठे हैं, तो आपने कहा आर इज अ रिलेशन विद जॉइंस फादर विद सन। तो रिलेशन जो होता है एक सेट के उन एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है जो कनेक्टिविटी फॉलो करते हैं गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे पिता पुत्र होने का रिलेशन है तो वही उठेंगे जो पिता और पुत्र हैं, पेयर है। ऐसा नहीं कि आपने ए के किसी भी एलिमेंट के साथ बी में कोई भी उठा। तो रिलेशन जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका जो डेफिनेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करता हुआ पेयर हो। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, उसमें तो जितने पॉसिबल पेयर हैं सारे उठा लिए जाते। ठीक है, तो रिलेशन को सबसेट के रूप में पढ़ा था। अगला हमने पढ़ा था इसके बाद फंक्शंस। फंक्शंस में हमने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। जब फंक्शन डिफाइन हुआ था ए से बी में, तो आप लोगों को याद होगा हमने बोला था कि जो ए है वो डोमेन है और इसके हर एलिमेंट को इमेज बनानी पड़े, और बी को हमने कोडोमेन नाम दिया था। और कोडोमेन के सबसेट के रूप में एक नाम उभरा था यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं रेंज। ये नाम वैसे उठने को रिलेशंस में ही उठ गया था, लेकिन रिलेशंस के केस में जो होता है ना, ए डोमेन नहीं होता है। ध्यान देना, रिलेशन में ए डोमेन नहीं होता। ए इज अ सेट एंड डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। और बी यहाँ पर भी कोडोमेन होता है रिलेशन में भी, और रेंज इसका सबसेट। ठीक है ना। तो इतनी बातें कुल मिला के हमने जानी रिलेशन से लेकर फंक्शन। रिलेशंस के ही टॉपिक के अंदर हमने 12th क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा कि साहब कौन से रिलेशन को इक्विवेलेंस मानते हो, आखिर बताओ तो सही कैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस माना जाए। और फंक्शन में हमने 12th क्लास में आगे 11th में तो हमने रिलेशन और फंक्शन को जाना, 12th में हमने रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, फंक्शन में वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑनटू, उसके टाइप पढ़े। इसके अलावा इवन, ऑड और पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का, ये सब जाना। तो ये है पूरी समरी। एक मान लीजिए छोटा सा एक सैंपल है कि किस तरह से इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बिल्कुल 10-15
15 मिनट खर्च करके मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। इस तरह से आप इस चैप्टर को बांधेंगे, इतने टॉपिक आप पढ़ेंगे, तब जाके इसके क्वेश्चन में जंप करें। अब आप इतना सीखने के बाद क्वेश्चंस की तरफ जा, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा करने के बाद फोर्थ लेवल पे आते हैं। थर्ड लेवल में क्विक रिकैप होता है हमारा हमेशा। फोर्थ लेवल में एक फॉर्मूला मैप में हमेशा देता हूं आपको। तो इस चैप्टर में कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, जो फॉर्मूले मेन थे वो 11th वाले रिलेशन फंक्शन में आ गए, लेकिन फिर भी ये मैंने एक सीट बनाई है, इसको ध्यान से देखें। पूरा पन्ना एक पन्ने में लाने के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, पहले आप देख लें। इस फॉर्मूला मैप में मैंने ये जो बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में मैंने सभी प्रकार के फीचर्स को इन्वॉल्व किया है। अगर एक बच्चा रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड इतने फॉर्मूले याद कर लेता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये पूरा चैप्टर वो मेमोरी में रख, तो इसे आप एक इंपॉर्टेंट पेज के रूप में लें, है ना। ये 5 बॉक्स जो बने हैं, ये पूरे चैप्टर को बांधने के लिए, ये पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं 5, ठीक है। तो इनको समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा इनलार्ज करके एक बार 1 बाय 1 इन सारे बॉक्सेस का मीनिंग बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चौथे स्टेप में लेवल 4 आपके सामने फॉर्मूला मैप बोला है मैंने इसको। सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या लिखा है, सुनिए। आर एक रिलेशन है जो ए से ए में डिफाइन किया गया है। जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन को ए से ए डिफाइन कर, ये बिल्कुल वही बात है जो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था थर्ड लेवल में। तो मैंने बताया था कि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस बनने के लिए ये देखिए, ये x to x। जब हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो हम डोमेन को सेम रखते हैं, तभी हम नाम ऐसे दे पाते हैं, r इज डिफाइंड ऑन x। जबकि रिलेशन को आप x से y भी डिफाइन, तो इसको मैंने x to x इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी हम इक्विवेलेंस समझा, इक्विवेलेंस रिलेशन को एक सेट के ऊपर समझाए, जबकि रिलेशन को डिफाइन x और y के साथ किया। तो सारी बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि आप आगे आएंगे कहीं पर, फिर आप ये देखेंगे कि सर ने यहाँ पर रिलेशन में ए बी लिख दिया, कभी ए लिख दिया। तो समझने की कोशिश करिए, रिलेशन तो किसी भी डोमेन को डोमेन के बीच में बन जाता है, लेकिन जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आती है तो वो किसी एक सेट के ऊपर डिफाइन, फिर वही सेट उसका डोमेन है, वही सेट उसका कोड। चलिए अब फोर्थ लेवल में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होने की कंडीशंस पर एक बॉक्स बनाया है, इसको आप ध्यान से देखें। अभी मैं रिवीजन में बता ही चुका हूँ। कोई फंक्शन 1 1 हो, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, तो उसका फार्मूला आपके सामने है कि fx1 fx2 की बराबरी करा के अगर आप x1 x2 बराबर साबित कर देते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। और अगर आप किसी भी y के लिए, y कौन है, कोडोमेन का है, अगर आप किसी भी y के लिए साबित कर देते हैं कि कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है जो fx बराबर y रूल को फॉलो कर देगा, तो ये फंक्शन ऑन, तो 1 1 और ऑन टू इस ब्रैकेट में है। अगले में आइए, कंपोजिशन ऑफ एफ ए से बी को कनेक्ट कर रहा है, जी बी से सी को, तो गॉफ डायरेक्ट ए से सी को कनेक्ट, है ना, गॉफ डायरेक्ट कनेक्ट करता है ए को सी से। तो इस फॉर्मूले में मैंने ये बताने की कोशिश की है। इन्वर्टिबल फंक्शन भी इसी में इन्वॉल्व है कि अगर आप एक फंक्शन एफ को डिफाइन करें ए से बी और दूसरे फंक्शन को डिफाइन करें बी से ए, तो जब उस केस में आप गॉफ निकालेंगे तो गॉफ एक्स की वैल्यू के एक्स आ जाने या फॉग वाई की वैल्यू का वाई आ जाना, इस बात का प्रूफ होगा कि ये एफ और जी एक दूसरे के इनवर्ट। फिर से सुनिए, अगर एफ एक फंक्शन है ए से बी में और जी आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है बी से ए में, तो जब आप गॉफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर ले आएंगे या फॉग वाई की वैल्यू वाई के बराबर ले आएंगे, तो इन दोनों को बराबर लाने से ये साबित हो जाएगा जीओ एफ एक्स का एक्स हो जाना। इसका मतलब होता है कि गॉफ इज आइडेंटिटी, और कोई फंक्शन अगर किसी दूसरे के साथ कंपोज होकर आइडेंटिटी बना रहा है तो यकीनन वो उसका इन, तो गॉफ एक्स का एक्स होना गॉफ की आइडेंटिटी होने को बताता है। और अगर गॉफ आइडेंटिटी है तो G इज इनवर्स ऑफ F और यू कैन से F इज इनवर्स ऑफ, सिमिलरली इसका, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। अगला बॉक्स है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। यह भी बताया था मैंने कि इवन और ऑड क्या होते हैं, और जो फंक्शन इवन और दोनों कैटेगरी में नहीं आए वो नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक। पीरियोडिक फंक्शन लास्ट है। एक फंक्शन x से y में पीरियोडिक तब कहलाता है जब ऐसा p एग्जिस्ट करे जो fx प्लस p को fx के बराबर। तो अगर ये हो जाए कंडीशन फॉलो तो फंक्शन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस, इसके अलावा 1 1 और ऑन टू फंक्शंस। 1 1 सीख लिया तो मैनी 1 भी सीख लिया, भाई जो 1 1 नहीं हो पाया वो मैनी 1 है, और ऑन टू सीख लिया तो साथ में इनटू। ये बात आप जानते हैं कि जो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाते हैं वो बाइजेक्टिव कहलाते हैं, जो खाली 1 1 होते हैं वो इंजेक्टिव कहलाते हैं, इंजेक्टिव, और जो खाली ऑन टू होते हैं उनको सरजेक्टिव। इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और जो दोनों हो जाते हैं वो बाई, ठीक है। तो ये पांचों बॉक्स में उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मेमोराइज कर लेंगे ताकि आप रिलेशन फंक्शन के सवालों से भिड़ सकें। कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, इवन मेंस में भी कई बार बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन एंड फंक्शन के नाम पे, तो इसको ध्यान से आप समझें। ये फोर्थ लेवल हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पूरे फॉर्मूलों का कलेक्शन देखा। अब आइए फिफ्थ लेवल, हमारा अगला टारगेट फिफ्थ लेवल। ये जो 2-3 लेवल बीच में आते हैं इनको मैं फटाफट इसलिए निपटाता हूँ ताकि हमारा चैप्टर आगे बढ़ सके। अब फिफ्थ लेवल पे आ जाइए। फिफ्थ लेवल में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करते हैं, तो हमेशा की तरह एग्जाम्पलर की सीट आपके सामने खोलूंगा मैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरी सीट में शामिल नहीं है लेकिन आप चाहते हैं उनका जवाब भी आए बीच में या उनको डिस्कशन में शामिल किया जाए, तो बस आप एक कमेंट भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम अगली क्लास में उसको बिल्कुल उस टॉपिक को ही, उस पॉइंट को हम, ठीक है ना।
इस तरीके से बने बनाए प्रोजेक्शन लाने से फायदा ही होता है कि थोड़ा सिलेबस तेज चल। यहाँ पर बैठ के अगर हम डिसीजन लेंगे अब क्या करें, अब कौन सा करें, तो इसमें टाइम बहुत, तो पैटर्न को बिल्कुल बाउंडेड बनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। चलिए अगला टॉपिक है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पलर की बुक आपके सामने है, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये लीजिए, यहाँ तक इसके एग्जाम्पल्स हैं और फिर ये यहाँ से एक्सरसाइज। अब आपके सामने स्क्रीन पे बुक है, देख लीजिए 1.3 एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने टिक किया है। यहाँ से हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लें। लेट ए कंटेन्स ए बी सी एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय दिस। आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी सी और ए बी। देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो आर को रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए मिनिमम कितने पेयर इसमें और डाल, मिनिमम कितने पेयर में इसमें और डालूं कि ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाए और ट्रांजिटिव। तो देखिए एक बार इस सवाल को अपनी नोटबुक में ले जाकर डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला आज का क्वेश्चन, और एक बार देख लें। एक सेट है जिसमें ए बी सी है, इतना लिख देता हूं पहले। एक सेट में 3 एलिमेंट है ए बी सी, ध्यान देते रहें। और रिलेशन आर को डिफाइन जब किया गया तो आर में किस किस को मौका दिया गया, देखिए एक तो ए को ए के साथ कनेक्ट करने वाले एलिमेंट को मौका दिया गया, बी को सी के साथ मौका दिया गया, और तीसरे पेयर को मौका दिया ए टू बी। ये 3, ठीक है ना। फिर से देखें, एक सेट है जिसमें ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं और रिलेशन आर 3 एलिमेंट को अपने में मौका दे रहा है, ए बी सी और ए बी। मैंने लिख दिया नोटबुक में। देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन आर। इस आर में कितने ऑर्डर्ड पेयर और जोड़े टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांस, है ना। सुनिए फिर से। लेट ए is ABC and relation R be defined on as A as follows. R contains AA, BC and AB. Then write minimum number of ordered pairs to be added in R to make R reflexive and transitive. R को reflexive और transitive अगर बनाना है तो कितने एलिमेंट हम इसमें और, तो सुनिएगा, केवल reflexive और transitive बन, सिमेट्रिक के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सिमेट्रिक बन जाए तो मेरी बला से, ना बने तो भी कोई, जिस टर्म के बारे में नहीं बोला जाता है जब आप क्वेश्चन करें तो उसे इंक्लूड ना करें, जो लिखा है बस उस पे। ए को सेट बताया है जिसमें एबीसी है, आर रिलेशन में ये 3 एलिमेंट ऑलरेडी हैं। अब आप जानते हैं अगर ए में 3 एलिमेंट एबीसी हैं तो जब एबीसी का आप एबीसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें 9 एलिमेंट, और अगर इसमें 9 एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब जो रिलेशन है उसमें मैक्सिमम 9 पेयर आ सकते हैं, जिसमें से 3 तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो। अब कहता क्या राइटर, वो कहता कि इन 3 के अलावा देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर बना, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन एड नेसेसरीली बीबी एंड सीसी। जोड़ना ही पड़ेगा इन दोनों को, ये 2 पेयर एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसके डोमेन के हर एलिमेंट को अपने आप से कनेक्ट होकर दिखा। ए राइटर ने ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैंने बीबी और सीसी को इसमें जोड़ दिया, 2 तो ये जोड़ दिया। अब 5, अगर ये 5 नहीं होंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन पूरी। दूसरी बात ये बोलता है ट्रांजिटिव भी होना चाहिए साहब। तो ट्रांजिटिव होने के लिए समझिए ए बी इसमें है, बी सी इसमें, ये ऑलरेडी है। तो अगर ए बी और बी सी इसमें बिलोंग कर, ए सी को लाना मेरी मर्जी। तो अब कुल मिला के इफ आर इज ट्रांजिटिव देन ए सी को भी इसमें लाना पड़ेगा। ए बी है, बी सी है, तो ए सी को लाना। तो अब कुल मिला के जो हमारा आर सेट बन गया वो 6 एलिमेंट लेके कैसा दिखेगा, देखो ए बी बी सी सी, ये 3 एलिमेंट इसमें आ गए। इसके अलावा ए बी और बी सी ऑलरेडी थे, और क्योंकि ट्रांजिटिव बनाने का कंपेलमेंट था तो ए सी को मुझे लाना, इतने एलिमेंट आ, ठीक है ना। तो मिनिमम कितने नंबर एलिमेंट जोड़ने पड़े, ये बी बी और सी सी को जोड़ना पड़ा और साथ में इस ए सी। मिनिमम देखिए इन दोनों को जोड़े बिना रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता, इसको जोड़े बिना ट्रांजिटिव नहीं हो पाता। तो अगर राइटर चाहता कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों फीचर रखे, 3 तो मिनिमम बनता है, 3 से कम में काम नहीं चलेगा। ये 3 एलिमेंट आए, अब कोई ना है। अब देखिए लाने को तो मैं एसी को भी नहीं लाता, लेकिन ट्रांजिटिव बनाना है और ऑलरेडी ए बी बी सी बैठ, तो मुझे एसी को लाना। अब इसी क्वेश्चन को एक बार ऐसे समझिए, थोड़ा मैं अलग थीम बता रहा हूँ इसलिए मैं स्टार लगा के अलग से बता रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मत समझिए। मान लीजिए यही सवाल पूछते समय राइटर ने ये कहा होता कि आर एक रिलेशन है जिसमें केवल ए बिलोंग कर और एक और बी सी, चलो लेते हैं ए और बी सी बिलोंग कर रहा है, और कहता कि इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक माना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप क्या जोड़ना पसंद करें। तो अब ऐसे सवाल में मैं क्या जवाब देता आपको पता है, मैं एक बी बी पेयर जोड़ता, एक सी सी पेयर जोड़ता रिफ्लेक्सिविटी पूरी करने के लिए, और क्योंकि बी सी के होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी है सी सी है तो बी सी है, ऐसे ही बी सी होने से अब यहाँ पर अगर किसी और को बनाए बी बी है, बी सी है तो बी सी भी है। इसका मतलब इस एलिमेंट की प्रेजेंस ट्रांजिटिविटी को कोई खतरा नहीं। ट्रांजिटिविटी को खतरा कब हो जाता है, सुनिए, जैसे पिछले सवाल में यहाँ पर इसने बोला कि ए बी बी सी ऑलरेडी, ए बी बी सी अगर है तो फिर ए सी का होना मजबूरी है, लेकिन अगर ए बी बी सी में से केवल एक ही होता तो फिर मुझे कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मैं कह देता रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज मैं ये 3 ला चुका हूँ
और ट्रांजिटिव तो ये है ही। कोई दलील मांगता कि ट्रांजिटिव कैसे है समझाइए, तो मैं कह देता ए है, ए नहीं बी से शुरू करना पड़ेगा। बी कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है, तो ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है, फर्स्ट और लास्ट से बनता बीसी। में कहता था बीसी का पेयर भी है ही है, तो ये दोनों बातें मिलकर इसको इंप्लाई कर, तो ट्रांजिटिव ऑटो ट्रांस। तो इस पर्टिकुलर केस में केवल 2 ही एलिमेंट से काम चल, लेकिन क्योंकि मेरे सवाल में ए बी बी सी दोनों थे, अब एसी लाना कंपल्सरी है, इसीलिए 3 एलिमेंट ला। 2 एलिमेंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, 2 ये लाने पड़ेंगे, 1 एलिमेंट ये ला। तो इन 3 एलिमेंट को अगर हम इस सेट में और जोड़ दें तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए बी है पर बी है, ठीक है ना। सिमेट्रिक करने के लिए तो फिर सब कुछ लाना पड़ेगा। चलिए अगला केस देखते हैं। पहला सवाल कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछे थे, तो हमारे हिसाब से 3 ऑर्डर पेयर्स में और जोड़ दीजिए। 6 पेयर के साथ ये बढ़िया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव फंक्शन बन, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़िए। पहले के बाद 5th क्वेश्चन में मैंने टिक किया है, ए दिया है ए बी सी डी, मैं वहां लिखते जाता हूँ। 5th क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। आगे देखें, ए इज ए बी सी डी एंड द फंक्शन एफ कनेक्ट्स, और जो एफ फंक्शन है वो क्या कनेक्टिविटी बना रहा है, देखिए एफ के अंदर क्या क्या पेयर हैं। एफ कंटेन्स ए बी बी डी, ए बी बी डी में लिखते जाता हूँ। एफ कंटेन्स ए बी बी डी, लेट ए इज ए बी सी डी एंड फंक्शन एफ ए बी बी डी सी ए डी सी। ये 4 एलिमेंट आपके फंक्शन में है, यानी आपका सेट ए जो है उसमें ए बी सी डी है, और ए बी सी डी सेट के एलिमेंट को उसी सेट के एलिमेंट से पेयरिंग करा के चुने हुए 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी एफ के अंदर है। ये सवाल पढ़ रहा हूं मैं 5वां, ध्यान दें ये वाला। तो इसके अंदर है ए बी बी डी सी ए डी सी। अब कहता है राइट एफ इनवर्स बताइए। आपको अगर एफ का वैल्यू ये दिया है तो आपको एफ इनवर्स बताइए। तो अब ये देखिए सिंपल सा केस हो गया। हाय डियर टीपू, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है बेटे 12th, ठीक है ना। चलिए तो अगर एफ आर टू, ये अगर ए में ए बी सी डी है, इस वाले क्वेश्चन की बात चल रही है, और फंक्शन में ए बी से कनेक्ट है, बी डी से, सी ए से और डी सी से, कहता है एफ इनवर्स बताइए। तो बहुत सिंपल है। असल में जब पिक करता हूं मैं सवाल को तो मैं कैटेगरी कवर करने की कोशिश करता हूँ, मुद्दा डिफिकल्ट और सिंपल पे नहीं होता है, क्योंकि इस डिस्कशन को आगे बढ़ा के जब हम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे तो ये डिफिकल्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर लेवल पे सवाल पिक करने में कोशिश ये रहती है कि हर टाइप का सवाल एक एक उठ जाए, हर प्रकार का ना। अब एफ ये है तो कहता है, देखिए क्या कहता है, इफ ए ये है, एफ ये है तो राइट एफ इनवर्स। सिंपल क्वेश्चन है। एफ इनवर्स कैसे लिखना पड़ेगा आप जान चुके हैं। एफ इनवर्स को लिखने के लिए मैं इन पेयर को पलटाऊंगा, इसको बी ए कर दूंगा, इसको डी बी कर दूंगा, इसको ए सी कर दूंगा और इसको सी डी कर। तो अगर फंक्शन एफ ऐसा है तो एफ का इनवर्स इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी आगे बढ़ते रहिए। 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद स्क्रीन पे अगला सवाल आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। 9th क्वेश्चन अगला है, कुछ इस जगह पे है, यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन में। ये वाला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाय, अब देखिए 2 मैपिंग दी है एफ और जी। एफ में क्या है पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं जाता हूँ नोटबुक पे। 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1। एफ में है 1 2 3 5 4 1। मैं लिख लेता हूँ 9th क्वेश्चन। एफ में है 1 2 3 5 4 1। अब ध्यान से देखिए, ए सेट में 1 2 3 5 4 1 है, और जो जी सेट है उसमें 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1 और 1 3, ये 3 एलिमेंट, ये सेट आपका जी है। एक बार और मिलान कर लेते हैं। एफ में क्या दिया भैया इसने, एफ में दिया है 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1, बिल्कुल सही है। और जी में दिया 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1 1 3, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। एफ और जी फंक्शन ये दोनों है। अब देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एफ दिया है जी दिया है, तो इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाय एफ 1 2 3 5 4 1 और जी 2 3 5 1 1, राइट एफ ओ जी। आपको एफ ओ जी फॉग आपको बताना है कि एफ ओ जी नाम से जो फंक्शन डिफाइन होगा उसमें कौन कौन से पेयर होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एफओजी जब आप डिफाइन करेंगे बच्चों, तो किसी भी एक्स के लिए अगर आप एफओजी को डिफाइन करते हैं तो इसका मीनिंग होगा एफ के अंदर जी एक्स, यानी पहले आपको जी एक्स सॉल्व करना, उसके बाद एफ। तो मैं क्लियरली लिख देना चाहता हूं कि ये एक्स आपने किससे उठाया होगा जानते हैं, जी के डोमेन से। एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, इसी लैंग्वेज में लिख देता हूं। क्लियर सी बात है। जब आप एफओजी सॉल्व करते हैं तो आपका एक्स उठता है जी के डोमेन से, माने कि कौन उठ सकता है जानते हैं, ये तीनों में से कोई भी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर यही सवाल आप गॉफ के लिए कर रहे होते और ऐसा लैंग्वेज में लिख देता तो जी बाद में आता पहले एफ एक्स, और मैं यहाँ पर लिखता हुआ दिखाई देता कि एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो इस फंक्शन के डोमेन से, एफ के डोमेन से उठा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एफ के डोमेन से उठा था, लेकिन यहाँ पर जी के डोमेन से। तो चलिए पहले अभी जो सवाल पूछा उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पलर में आप एक बार देख ले, राइट एफ ओ जी बोला है, तो अगर एफ ओ जी बोला है तो माने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है मुझे। मैं अपने सवाल पे फोकस करता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कर ले। तो एफ ओ जी अगर निकालना है तो एक्स के लिए मुझे उठाना पड़ेगा जी के डोमेन का एलिमेंट। तो जी के डोमेन में भैया 2 है, 5 है और 1 है। भाई बारी बारी से उठाते हैं। एफ ओ जी सबसे पहले 2 उठाते हैं, तो ये आ जाएगा एफ के अंदर G2 का वैल्यू आप साफ देख पा रहे होंगे, ये 3 है। G2 का वैल्यू 3 है, तो मैं G2 को 3 लिख देता हूं। अब ये बन जाएगा F3, और जब मैं F के पास जाऊंगा तो 3 का इमेज 5 पे बन रहा है, तो ये फाइनली 5। ऐसे और एलिमेंट के लिए लीजिए, आप जब निकालेंगे FOG 2 के बाद अगला नंबर 5 का है ना, तो ये बन जाएगा F। पहले G5 सॉल्व करेंगे। G5 जल्दी से देख के मुझे बताइए, ये 1 है। ये देखिए 5 का इमेज 1 पे बन, और F से जब कहा जाएगा 1 का इमेज बनाओ तो वो 2 पे। और अंतिम जब FOG लगाया जाएगा 1 पे तो F बाहर जाके ये बन जाएगा G1, और G1 की इमेज बन रही है 3 पे, तो ये F3, और F3 जो है वो 5 होगा। ये देखिए ये वाले एलिमेंट की बात करो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसकी बात। तो 3 का इमेज अगर 5 पे बन रहा है तो भैया इसको 5 लिखने दीजिए मुझे, ये बन जाएगा इक्वल टू 5। यानी कुल मिला के क्या बना, देखिए फिर से सुनिए, FOG 2 का इमेज बना 3 पे, 3 का 5 पे, तो 5 पे बन गया। FOG 5 का 1 पे, 1 का 2 पे, 2 पे बन गया। और जो FOG 1 था, 1 का 3 पे, 3 का 5 पे, तो 1 का 5 पे। अब ध्यान देना, जो फंक्शन ने किया एक बार मैं उसको मैपिंग में देखना चाहता हूँ, कहीं ये कोई ऐसी घटना तो नहीं घटित करा दे रहा जो कानून के खिलाफ, ये भी देखना पड़ेगा। FOG से हमने 2, 5 और 1 की इमेज मांगी थी भैया। 2 की इमेज इसने 5 पे बना दी, 5 की इमेज 2 पे बना दी, और 1 की इमेज भी इसने 5 पे बना दी। कोई दिक्कत नहीं, मैनी 1, लेकिन अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट ने 2 इमेज नहीं बनाई है। 2 एलिमेंट एक इमेज बनाए वो चलता है, एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं। तो ये एक मैन्युअल फंक्शन के रूप में डिफाइन हुआ जीओ। और पूछा क्या था सवाल में भी, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, अच्छा फॉग निकालिए बोला था, तो फॉग तो निकल ही गया। मुझे लगा था कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे किसी की वैल्यू, लेकिन फॉग निकालने को कहा है। तो फॉग में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आपको दिख गए। अब मैं फॉग लिख के दिखा देता हूँ आपको। FOG इज इक्वल टू, पेयर होगा 2 के साथ 5, देख लीजिए 2 के साथ 5, दूसरा पेयर होगा 5 के साथ 2, और तीसरा पेयर होगा 1 के साथ। इस तरह से आप डिफाइन कर फॉग। ऐसे ही आप गॉफ को भी डिफाइन करें, अगर गॉफ पॉसिबल है। देख लेते हैं एक बार, 1 का इमेज 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 5 पे, 5 का, हाँ बिल्कुल गॉफ भी निकल जाएगा अगर आप चाहें तो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये जो मैंने दूसरा सवाल इससे एसोसिएटेड यहाँ पर बना के लिखा है, इसको आप ट्राई करें। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा ताकि आपको पता रहे कि ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है और इसे ट्राई कर। बाकी जो किताब का सवाल है वो मैंने सॉल्व, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन। एक और इस पेज में इसको निपटाते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। 10th में देखते हैं। लेट्स सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया, सी एक सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें बिलोंग करते हैं, तो रियल भी सारे आ गए। कॉम्प्लेक्स फैमिली बड़ी फैमिली होती है, उसमें सारे नंबर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, रियल सब। प्रूव दैट द मैपिंग F from C to R, F from C to R, ये मैं लिख देता हूं पहले 10th क्वेश्चन के लिए। मैपिंग आपने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। क्या बात है, डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। लेट्स सी विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट द मैपिंग F C to R गिवन बाय FZ बराबर Z mod, FZ बराबर Z mod फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर FZ बराबर Z mod फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू इज नीदर 1 1 nor odd. Let's see with the set of complex number, prove that the mapping given by this equation FZ बराबर Z mod is neither 1 1 nor on 2। आपको प्रूव करना है, ना ये 1 1 है, ना ये 1 1 भी नहीं है, on 2 भी नहीं है, ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है। Let Z1 Z2 are two elements belonging to complex number and suppose, आपको पता है 1 1 करने के लिए सपोज वाली टेक्निक हम लगाते हैं। एंड सपोज FZ1 बराबर FZ, ये आपको मालूम है कि FZ1 को FZ2 के बराबर करके अगर Z1 Z2 के बराबर साबित हो जाए यूनिकली, तो भैया फंक्शन 1 1 हो जाता है। नहीं हो पाया तो फिर मैं, तो सपोज FZ1 Z2 के बराबर है, तो इसका मतलब Z1 का मॉड Z2 के मॉड के बराबर है। कैसे लिखा सुनिए, ये है इक्वेशन जिससे फंक्शन को डिफाइन किया गया है। मैंने 2 एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से उठाए Z1 Z2, और ये इमेजिन किया कि उन दोनों के F बराबर FZ1 बराबर FZ। अब इस इक्वेशन 1 के हिसाब से FZ1 Z1 मॉड होगा, FZ2 Z2 मॉड होगा, यानी कुल मिला के आप Z1 मॉड को Z2 मॉड के बराबर बता। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्रिकली चले जाऊं, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल मैंने उठा लिया जो कि अभी बहुत देर बाद आएगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का परिचय बच्चों को दे देता हूं। 11th में कई स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत देर बाद पढ़ते हैं, फिर भी एक आइडिया लीजिए, बहुत सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट की तरह सब, है ना, तो कोऑर्डिनेट की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कोऑर्डिनेट में हम x, y कोई पॉइंट दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसी को x प्लस आयोटा y, और जब हम इसका मॉड निकालते हैं तो मॉड का मतलब होता है इस पॉइंट x y की ओरिजिन से डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो 10th के बच्चों ने भी पढ़ा है,
कि 0 से लेकर XY तक की जो डिस्टेंस होती है वो √x² + y² होती है। भैया ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस भी जानते हैं आप लोग। तो ओरिजिन से इस पॉइंट XY की डिस्टेंस ही एक्चुअल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो जब आप Z1 का मॉड और Z2 का मॉड निकालते हैं बच्चों, तो इसका मतलब आप इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर Z1 और कहीं पर Z2 की कल्पना करते हैं, और इनके मॉड की बराबरी का मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी मेंटेन कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, बराबर दूरी मेंटेन कर ली तो क्या इन दोनों का कोऑर्डिनेट बराबर हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोऑर्डिनेट 3,4 भी हो सकता है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 भी हो सकता है, और इसका कोऑर्डिनेट 4,3 भी हो सकता है ना? क्योंकि 4,3 से ओरिजिन की डिस्टेंस निकालेंगे वो भी 5 आएगी, और 3,4 से भी 5 आएगी। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड बराबर अगर हैं तो इट डज नॉट इंप्लाई कि Z1 Z2 के बराबर। इससे सिद्ध होता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1। ठीक हो गया, नॉट 1 1। फिलहाल आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इतनी बात बस जान ले। ये सवाल वैसे मैं नहीं पिक करता, लेकिन क्विकली जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मुझे ठीक दिखा होगा ऐसा सवाल जो अलग था औरों से, तो मैंने उठा लिया। उस समय मैंने बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नंबर आने से पहले मुझे ये नहीं उठाना चाहिए था। फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए एक वाक्य कहूंगा, सिंपल ही इसको समझे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम x + i y लिखते हैं और कोऑर्डिनेट में जब हम x, y लिखते हैं, बोथ आर सेम थिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए भी कार्टेशियन प्लेन की तरह एक प्लेन होता है, और आप बिल्कुल अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट की डिस्टेंस है ना। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 3 + 4i कहें तो आप ये मान लें कि आप 3,4 कोऑर्डिनेट की बात कर, और जब आप उसका मॉड निकालें तो आप समझ लें कि आप ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस। तो इस सिंपल वे में आप इसको समझ पाएंगे। फिलहाल तो Z1 Z2 के बराबर नहीं है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड बराबर होने से वो बराबर नहीं हो जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोऑर्डिनेट में अगर कोई मुझसे कहे कि राम का घर इस ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूर है और श्याम का घर भी ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या राम और श्याम एक ही घर में रहते हैं? ये सिद्ध हो जाएगा? आपको पता है नहीं होगा। 5 किलोमीटर दूर इस O पॉइंट से करोड़ों घर हो सकते, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि राम का घर श्याम के घर के पास ही है या श्याम का घर ही राम का घर है। इससे ये भी प्रूव मतलब इससे ये भी नतीजा निकल सकता है कि दोनों के घर अलग अलग है, क्योंकि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर तो O से कई घर हो। ठीक वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बराबरी सिद्ध नहीं होती उनके मॉड के बराबर हो जाने से। ठीक, तो 1 1 तो भैया ये नहीं है। बात आती है ऑन टू। तो ऑन टू में सिंपल ही समझें, जब आप FZ को Z मॉड कह रहे हैं तो डेफिनेटली आप Z मॉड को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। इस फॉर्मूले, और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से निकली हुई वैल्यू अंडर रूट में निकलती है, और रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। तो जो Z मॉड की वैल्यू होती है पॉजिटिव ऑलवेज लिख देता हूं। FZ को जो आपने Z मॉड बोला पॉजिटिव ऑलवेज, तो अगर ये पॉजिटिव ऑलवेज है तो फिर ये नेगेटिव कब आएगा? और अगर ये नेगेटिव नहीं आ पाएगा तो ये बताइए कि जो रियल नंबर का कोडोमेन आपका है उसके सारे एलिमेंट को जुड़ने का मौका कैसे मिलेगा? इसका मतलब कोडोमेन में बैठे सारे नेगेटिव रियल नंबर जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन डोमेन में बैठा कोई भी एलिमेंट उनसे जुड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि किसी का भी मॉड नेगेटिव नहीं। मॉड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉड √x² + y² से निकलता है, और रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं, रूट मॉड की तरह होता है जो हमेशा प्लस आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉट ऑन टू भी है, हेंस नॉट 1 1। तो ये चलिए कंप्लीट किया मैंने 10 क्वेश्चन तक। अब जब हम अगली क्लास में बैठेंगे तो 10 के आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लंबी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब फिलहाल हमने 10 तक कर लिया, 10 से आगे अगली क्लास में हम बैठेंगे। कल जो क्लास शेड्यूल होगी उसमें हम लोग एग्जाम्पलर को ही कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये कंप्लीट हो जाता है कल तो मिड क्लास से ही फिर मेंस के क्वेश्चंस पे डिस्कशन स्टार्ट। ठीक है ना? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होगा कि एग्जाम्पलर की क्लास अलग मेंस की अलग। अगर मिड टाइम पे ये खत्म हुआ तो इसी के तुरंत बाद हम मेंस की एक्सरसाइज। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।